डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मेडिकल बिलिंग की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। क्लेम डिनायल और रिजेक्शन का मैनेजमेंट। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जब इंश्योरेंस कंपनी इलाज का पैसा देने से मना कर दे या फिर किसी कमी की वजह से क्लेम लौटा दे तो उसे कैसे संभाला जाए। ये किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के लिए आप जानते हैं बहुत ही अहम है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसे ठीक से ना संभाला जाए ना तो संस्था को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आज हमारी बातचीत का आधार हमारी स्रोत सामग्री है, खासकर वो चैप्टर जो डिनायल और रिजेक्शन मैनेजमेंट पर काफी गहराई से बात करता है। हाँ, और आज हमारी बहस का जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्लेम डिनायल को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है। क्या हमें अपना सारा ध्यान पूरी ताकत डिनायल को होने से रोकने पर लगानी चाहिए या फिर एक मजबूत अपील और सुधार प्रक्रिया उसको बनाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। मेरा मानना है कि डिनायल रोकने के लिए पहले से तैयारी यानी रोकथाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस तरफ से बात रखूंगा कि देखिए, डिनायल पूरी तरह से तो रोके नहीं जा सकते, ये एक सच्चाई है। तो उनसे निपटने के लिए यानी अपील करने और जो रेवेन्यू फंसा है उसे वापस पाने के लिए एक असरदार, एक मजबूत सिस्टम बनाना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, मेरा सीधा सा मानना है कि भाई डिनायल से निपटने का सबसे कारगर तरीका है कि उन्हें होने ही न दिया जाए। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है कि नहीं? अगर आप स्रोत सामग्री देखें पेज 62 पर तो डिनायल के जो आम कारण दिए हैं वो बहुत साफ हैं, जैसे मरीज की गलत जानकारी चली गई, नाम या पॉलिसी नंबर में गलती हो गई, कोडिंग की गलतियां हो गईं, या फिर इलाज क्यों ज़रूरी था वो मेडिकल नेसेसिटी ठीक से साबित नहीं कर पाए, या फिर इलाज से पहले जो ज़रूरी इजाज़त लेनी थी प्री ऑथराइजेशन वो ली ही नहीं। ये सब आप देखें तो ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर हम पहले ही ध्यान दें तो बहुत सारे डिनायल्स टाले जा सकते हैं। हाँ, ये वजह तो हैं, काफी आम है। बिल्कुल, और सोर्स के पेज 64 पर इन डिनायल्स को कम करने के तरीके भी तो बताए गए हैं, जैसे डेटा एकदम सही हो, शुरू में ही मरीज की इंश्योरेंस कवरेज ठीक से वेरीफाई कर ली जाए, कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन सटीक हो, स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग मिलती रहे, और हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जैसे क्लेम स्क्रबर सॉफ्टवेयर वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रंट एंड प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। मतलब वो काम जो मरीज के आने पर या बिलिंग शुरू होने से पहले होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा वेरिफिकेशन, जैसा चैप्टर 5 में भी बताया है। तो अगर हम यहीं पर मजबूती से काम करें ना तो आगे जाकर अपील करने की ज़रूरत ही बहुत कम पड़ेगी। मेरा तो यही मानना है कि अपील पर बाद में पैसा और वक्त खर्च करने से कहीं बेहतर है कि हम शुरू में ही गलतियों को रोक दें। इससे पैसा भी बचता है और बेकार की जो सिरदर्दी है वो भी कम होती है। देखिए, आपकी बात सही है कि रोकथाम जरूरी है और फ्रंट एंड प्रक्रियाएं जितनी मजबूत हो उतना अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। हमें ये मानना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनियों के नियम कई बार इतने पेचीदा होते हैं, उनकी पॉलिसीज बदलती रहती हैं, सिस्टम में भी कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, सारे डिनायल्स रोकना नामुमकिन सा है। यहीं पर वो डिनायल और रिजेक्शन के बीच का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है, जैसा कि स्रोत पेज 63 पर समझाया गया है। रिजेक्शन मतलब क्लेम में कोई तकनीकी खराबी थी, कोई टाइपिंग मिस्टेक या कुछ, तो उसे प्रोसेस करने से पहले ही वापस भेज दिया। चलो ठीक है, इसे ठीक करके दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन डिनायल तब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को प्रोसेस करती है और फिर कहती है नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, पॉलिसी कवर नहीं करती, मेडिकल जरूरत साबित नहीं हुई, वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको एक पूरी औपचारिक अपील प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये फर्क तो है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यहीं पर एक मजबूत अपील और सुधार प्रक्रिया की अहमियत सामने आती है, क्योंकि जो डिनायल हो चुके हैं उनसे खोया हुआ पैसा वापस लाने का तो यही एक तरीका बचता है। और अपील की प्रक्रिया, जैसा सोर्स पेज 63 बताता है, वो आसान नहीं है। आपको डिनायल नोटिस ध्यान से पढ़ना है, फिर सारे ज़रूरी मेडिकल रिकॉर्ड और दूसरे सबूत इकट्ठा करने हैं, एक फॉर्मल अपील लेटर तैयार करना है, फिर उसका लगातार फॉलोअप करना है और ज़रूरत पड़े तो मामले को और आगे ले जाना है। ये सब बैकएंड का काम है, बिल भेजने के बाद वाली प्रक्रियाएं।
और देखिए सोर्स के चैप्टर 21 में एक केस स्टडी भी है जो ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल डिनाइल्स को अपील के जरिए ही सुलझाया गया और रेवेन्यू बचाया गया। तो मेरा कहना है कि आपकी फ्रंट एंड प्रक्रियाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका बैक एंड यानी डिनाइल मैनेजमेंट सिस्टम कमजोर है तो आपका रेवेन्यू साइकिल हमेशा खतरे में रहेगा। मैं मानती हूँ कि कुछ डिनायल्स वाकई पेचीदा होते हैं और शायद उन्हें रोकना मुश्किल हो। लेकिन अगर हम फिर से पेज 62 पर दिए आम कारणों पर ध्यान दें, गलत डेमोग्राफिक्स, कोडिंग की गलतियां, प्री ऑथराइजेशन की कमी, ये तो साफ तौर पर फ्रंट एंड पर रोके जा सकते हैं ना? क्या ये ज़्यादा व्यवहारिक नहीं लगता कि हम अपनी ज़्यादातर ऊर्जा और संसाधन इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में लगाएं? सोचिए, अगर मान लीजिए 80% डिनायल्स इन्हीं वजहों से हो रहे हैं और हम उन्हें रोक पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अपील की ज़रूरत तो अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी। अपील प्रक्रिया, जैसा आपने खुद माना और जैसा सोर्स पेज 63 में भी लिखा है, इसमें काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है। हर अपील के लिए स्टाफ को रिसर्च करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। और फिर भी क्या गारंटी है कि अपील कामयाब होगी ही? तो मेरा सवाल वही है, क्या लंबे समय के लिहाज से ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है कि हम रोकथाम में इन्वेस्ट करें? देखिए, मैं रोकथाम की अहमियत को कम नहीं आंक रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी बात उन डिनायल्स को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देती है जो फ्रंट एंड की सीधी सीधी गलतियों से नहीं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा सिस्टमिक मुद्दों से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल नेसेसिटी यानी इलाज की ज़रूरत पर आधारित डिनायल, ये अक्सर इंश्योरेंस कंपनी की अपनी व्याख्या या फिर बहुत ही जटिल मेडिकल सिचुएशन पर निर्भर करता है। इसे आप कितनी भी अच्छी फ्रंट एंड प्रक्रिया से पूरी तरह कैसे रोक लेंगे? हो सकता है मरीज की हालत वाकई गंभीर हो, इलाज एकदम ज़रूरी हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के जो नियम हैं या उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग हो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ डिनायल्स जानबूझकर या मतलब नियमों की जटिलता की वजह से होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर होते हैं, लेकिन हाँ, नियमों की जटिलता, उनकी अलग-अलग व्याख्याएं और जो पैर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी और प्रोवाइडर के बीच के समझौते, उनमें कई बार ऐसी बातें छिपी होती हैं जो डिनायल का कारण बन जाती हैं। इन पर प्रोवाइडर का सीधा नियंत्रण नहीं होता। अब ऐसे मामलों में आपके पास अपील करने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अगर हम इन डिनायल्स को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि भाई अपील में मेहनत लगती है, तो हम तो सीधे सीधे अपना कमाया हुआ पैसा गंवा रहे हैं ना। क्या ये सही रणनीति हो सकती है, खासकर तब जब डिनायल किसी महंगे प्रोसीजर का हो या किसी लंबे इलाज का हो? इसलिए मेरा तर्क यही है कि एक मजबूत अपील टीम और प्रक्रिया का होना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि आज के समय में एक जरूरत है। आपने पहले रिजेक्शन और डिनायल के फ़र्क का जिक्र किया था, जो सोर्स पेज 63 पर है। ये बात सही है कि डिनायल ज़्यादा जटिल मामला है, लेकिन क्या खराब फ्रंट एंड प्रक्रियाएं इन दोनों को ही नहीं बढ़ाती? रिजेक्शन भले ही ठीक करके दोबारा भेजे जा सकते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन उनमें भी तो समय और संसाधन लगते ही हैं। हर बार क्लेम रिजेक्ट होकर वापस आता है, पेमेंट में देरी होती है। अगर शुरू में ही जानकारी सही होती, कोडिंग ठीक होती, तो न रिजेक्शन होता और शायद नहीं उस डिनायल की नौबत आती जो बाद में हुआ। तो क्या जड़ पर काम करना यानी रोकथाम दोनों ही समस्याओं का बेहतर हल नहीं है? रोकथाम, रिजेक्शन और हाँ, कुछ हद तक डिनायल कम कर सकती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन आप शायद डिनायल्स के वित्तीय प्रभाव को, उसके असर को थोड़ा कम आंक रहे हैं। रिजेक्शन आप कह सकते हैं एक तरह की एरर नोटिफिकेशन है जिसे ठीक किया जा सकता है ज्यादातर मामलों में, लेकिन डिनायल एक सीधा भुगतान से इनकार है। इसका असर सीधे आपकी बॉटम लाइन पर पड़ता है। और जैसा सोर्स पेज 63 पर अपील प्रक्रिया के जो चरण बताए गए हैं, सबूत जुटाना, नियम कानून समझना, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना, ये एक खास तरह का कौशल और एक समर्पित प्रयास मांगता है। इसी जटिलता और सीधे वित्तीय नुकसान के कारण डिनायल मैनेजमेंट और अपील प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा फंसा होता है और यहीं पर फोकस करने से सबसे ज्यादा फायदा यानी रेवेन्यू रिकवरी हो सकती है। इसलिए प्राथमिकता डिनायल मैनेजमेंट और अपील को मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी व्यावहारिकता और लागत पर फिर से सोचिए। सोर्स पेज 63 में जो अपील प्रक्रिया है वो वाकई में काफी मेहनत वाली दिखती है। हर कदम पर समय चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए। क्या ये हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव है?
मान लीजिए कोई छोटा क्लेम है 500 रुपए का या 1000 रुपए का, क्या उस पर अपील करने में लगने वाला स्टाफ का समय और जो संसाधन लगेंगे वो उस रकम से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? सफलता की दर भी तो देखनी होगी ना। हर तरह की डिनायल के लिए सफलता दर अलग अलग होती होगी। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वही संसाधन फ्रंट एंड को मजबूत करने में लगाएं, स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग दे जैसा सोर्स पेज 64 कहता है, और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जैसे वो क्लेम स्क्रबिंग सॉफ्टवेयर जो सबमिट करने से पहले ही गलतियां पकड़ ले, या ऑटोमेटेड एलिजिबिलिटी चेक सिस्टम जो कवरेज की दिक्कत पहले ही बता दे। इससे डिनाइल की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि अपील की नौबत ही कम आएगी। लंबे समय में ये ज्यादा टिकाऊ और किफायती तरीका लगता है मुझे तो। मैं ये मानता हूं कि हर छोटे मोटे डिनायल पर अपील करना शायद व्यवहारिक ना हो। हाँ, एक अच्छी डिनायल मैनेजमेंट टीम को यही तो तय करना होता है कि किन क्लेम्स पर अपील करनी है। इसमें क्लेम की रकम देखी जाती है, डिनायल का कारण क्या है और हाँ, सफलता की कितनी संभावना है, ये सब बातें ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन ये कहना कि अपील प्रक्रिया महंगी है इसलिए इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये तो सीधे सीधे रेवेन्यू छोड़ देने जैसा हुआ। कई बार खासकर जो ज़्यादा रकम वाले क्लेम्स होते हैं या ऐसे डिनायल जो बार बार एक ही पैटर्न पर हो रहे हों, उनमें अपील करने से न सिर्फ वो पैसा वापस आता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक तरह से नज़ीर बन जाती है। सोर्स के चैप्टर 21 का केस स्टडी याद कीजिए, जहां एक मुश्किल डिनायल को सफलतापूर्वक अपील करके न केवल पैसा वसूला गया बल्कि शायद उससे भविष्य में वैसे डिनायल को रोकने में भी मदद मिली हो। तो यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी है। एक कुशल अपील टीम अक्सर अपनी लागत से कई ज्यादा रेवेन्यू वसूल सकती है। और जहां तक टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की बात है, वो सिर्फ रोकथाम के लिए थोड़ी है। वही टेक्नोलॉजी तो अपील प्रक्रिया को ट्रैक करने, डेटा एनालाइज करने और फॉलो अप को आसान बनाने में भी मदद कर सकती है। और प्रशिक्षित स्टाफ ही तो ज्यादा जटिल डिनायल्स को बेहतर ढंग से समझ पाएगा और ज्यादा असरदार अपील तैयार कर सकेगा। तो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ये दोनों ही रणनीतियों के लिए जरूरी हैं, सिर्फ रोकथाम के लिए नहीं। आपकी बात में दम है कि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों जगह काम आती हैं, ये तो सही है। लेकिन मेरा मूल तर्क अब भी वही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का प्राथमिक फोकस रोकथाम पर रखें तो अपील की ज़रूरत अपने आप बहुत कम हो जाएगी। आप सोचिए, अगर क्लेम स्क्रबर सॉफ्टवेयर 95% कोडिंग एरर पहले ही पकड़ ले, ऑटोमेटेड सिस्टम 98% एलिजिबिलिटी इशू पहले ही बता दे और हमारा प्रशिक्षित स्टाफ बाकी मानवीय गलतियों को कम कर दे, तो डिनायल रेट कितना नीचे आ सकता है। तब अपील टीम का काम बहुत सीमित और ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा, शायद सिर्फ उन्हीं बेहद जटिल मामलों के लिए जिनकी आप बात कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा? ये एक आदर्श स्थिति होगी, बिल्कुल। लेकिन क्या ये पूरी तरह यथार्थवादी है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा और इंश्योरेंस का माहौल लगातार बदल रहा है। पेयर अपनी नीतियां बदलते रहते हैं, नए नियम आते हैं। मेडिकल नेसेसिटी की परिभाषाएं समय के साथ बदल सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं जिनमें नई शर्तें जुड़ जाती हैं। आप कितनी भी अच्छी रोकथाम कर लें, इन बाहरी बदलावों की वजह से डिनायल्स फिर भी होंगे। इसलिए रोकथाम पर पूरा जोर देना अच्छी बात है, लेकिन एक मजबूत प्रतिक्रियाशील अपील सिस्टम का होना एक तरह से बैकअप प्लान या सुरक्षा जाल की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि जब अनिवार्य रूप से डिनायल हों, और वे होंगे, तो उनसे निपटा जा सके और रेवेन्यू का बेवजह नुकसान ना हो। आप सिर्फ एक ही रणनीति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, तो अपनी बात को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि मेरा मानना है कि अपील प्रक्रिया की अपनी जगह है, खासकर जटिल मामलों से निपटने के लिए। लेकिन क्लेम डिनायल मैनेजमेंट का सबसे टिकाऊ और कुशल तरीका वो सक्रिय रोकथाम ही है। सटीक फ्रंट एंड प्रक्रियाएं, सख्त कोडिंग मानक, लगातार स्टाफ ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ये डिनायल के मूल कारणों पर काम करते हैं और लंबे समय में यही रेवेन्यू साइकिल को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और मैं अपनी बात को इस तरह समाप्त करूंगा कि देखिए, डिनायल स्वास्थ्य सेवा बिलिंग की एक सच्चाई है और शायद हमेशा रहेंगे। रोकथाम बेशक जरूरी है, इस पर हम सहमत हैं, पर यह काफी नहीं है। इसलिए रेवेन्यू साइकिल को ठीक रखने और जो पैसा डिनाय हुआ है उसे वापस पाने के लिए एक स्पष्ट, चुस्त और मजबूत अपील और सुधार प्रक्रिया का होना बेहद बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि मुश्किल या शायद कभी-कभी अन्यायपूर्ण लगने वाले डिनायल्स को भी चुनौती दी जा सके और रेवेन्यू को सुरक्षित किया जा सके।
तो ऐसा लगता है कि हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि डिनायल मैनेजमेंट के लिए एक मिला-जुला तरीका, जिसमें रोकथाम और कुशल अपील दोनों शामिल हों, शायद वही सबसे अच्छा है। लेकिन हमारी असहमति इस बात पर बनी हुई है कि संसाधनों और रणनीतिक ध्यान का ज्यादा झुकाव किस तरफ होना चाहिए। क्या हमें नींव मजबूत करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, यानी रोकथाम, या फिर नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई पर, यानी अपील? बिल्कुल सही कहा। और शायद ये फैसला हर संस्था को अपनी खास परिस्थितियों, अपने डिनायल के पैटर्न और अपने पास मौजूद संसाधनों को देखकर ही लेना होगा। डिनायल और रिजेक्शन मैनेजमेंट की इन पेचीदगियों को समझना मेडिकल बिलिंग से जुड़े हर प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है। हमारी स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी बहुत जानकारी है जिसे खोजा जा सकता है। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को दोनों नजरिए समझने में मदद मिली होगी और वो अपने लिए सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे।